नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमारे मीडिया की एक बड़ी दिक्कत है कि वो तुरंत एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहता है, तुरंत निष्कर्ष निकालकर और जनता को परोसना चाहता है, दर्शकों को परोसना चाहता है, पाठकों को परोसना चाहता है। बशर्ते उसमें एक सेंसेशन का एलिमेंट हो, सनसनीखेज हो, जिससे वो जो दर्शक हैं वो चौंक जाए, ऑडियंस चौंक जाए और उनका जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वीडियो हो, चाहे आर्टिकल हो, न्यूज़ आइटम हो, वो तुरंत हिट हो जाए। और इसीलिए हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर ये परेशानी, ये दिक्कत गोदी मीडिया में है, जो अक्सर ये करता है और ख़ास तौर पर तब करता है जब इस तरह की चीज़ सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़ी हो, बीजेपी के साथ जुड़ी हो, संघ परिवार के साथ जुड़ी हो। मैं ये सारी भूमिका इसलिए बांध रहा हूँ कि कल जब निर्णय आए, निष्कर्ष आए, परिणाम आए महानगर पालिकाओं के, महाराष्ट्र के और ख़ास तौर पर मुंबई का जो परिणाम आया, उसके बाद पूरा मीडिया जश्न में तो डूब ही गया था। उसने देवेंद्र फडणवीस को एक नया प्रधानमंत्री का दावेदार भी घोषित करना शुरू कर दिया। उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के धुरंधर स्थापित हो गए हैं, धुरंधर के रूप में। और न केवल महाराष्ट्र बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी ख्याति हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपनी रणनीति से, कूटनीति से, जोड़ तोड़ से बीजेपी को मुंबई में मेयर बनाने का पहली बार मौका दिलवा दिया है। अब ये अतिशयोक्ति थी, अतिरेक था, अतिरंजन था एक ऐसे चुनाव का जो कि बहुत ही लोकल लेवल के चुनाव होते हैं। मुंबई की जो बीएमसी है, महानगर पालिका है, निश्चित रूप से उसका बजट 80,000 करोड़ है और देश में 7-8 राज्य ऐसे हैं जिनसे ये बजट ज़्यादा है। तो वहाँ का महत्व है, फाइनेंशियल कैपिटल है हिंदुस्तान की, बॉलीवुड वहाँ पर है तो उसका अपना ग्लैमर भी है। लेकिन जो नतीजे आए हैं, एक तो उनमें इतना बहुत उछाल बीजेपी को नहीं मिला है। अगर मुंबई का ही देखें आप, तो बीजेपी को अपने दम पर बहुमत भी नहीं मिला है और शिंदे सेना के साथ मिलकर जो उसने बहुमत जुटाया है वो भी बहुत बारीक बहुमत है, केवल 4 पार्षद ज़्यादा हैं और अगर तोड़फोड़ हो जाए तो वो भी बहुमत के नीचे जा सकती है। लेकिन मसला ये नहीं है कि वो मुंबई पर काबिज हो रही है और उसने अधिकांश महानगर पालिकाओं पर भी कब्जा कर लिया है बीजेपी ने महाराष्ट्र में। मुद्दा ये है कि क्या इस चुनाव से देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए हैं? क्या वो अमित शाह को चैलेंज करने की स्थिति में आ गए हैं? क्या योगी आदित्यनाथ उनसे पिछड़ जाएंगे? ये बहुत सारे तर्क जो उनके पक्ष में दिए जा रहे हैं वो ये है कि एक तो देवेंद्र फडणवीस की इमेज जो है वो एक मॉडरेट लीडर की है, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट टाइप नहीं है जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, बहुत उल जलूल नहीं बकते रहते हैं। दूसरा ये है कि उनकी जो छवि है वो विकास के नेता वाली छवि है। तो ये दो चीज़ें उनके साथ जाती हैं। तीसरा, लगातार सफलता उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में मिली है, पहले विधानसभा चुनाव में और फिर अब स्थानीय महानगर पालिकाओं के चुनाव में दूसरी सफलता मिली है और उसके पहले भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक और उनके पक्ष में बात ये बताई जाती है कि वो नागपुर के हैं और आरएसएस के करीबी हैं, इसलिए उनको आरएसएस वाला एडवांटेज भी मिल सकता है जो अमित शाह के साथ नहीं है। वो योगी आदित्यनाथ के साथ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अमित शाह के संबंध नागपुर से बहुत अच्छे नहीं हैं, ये माना जाता है। हालांकि अमित शाह ने हाल के दिनों में अपने संबंध को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो नागपुर के लाडले माने जाते हैं और इस जीत के बाद और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि बहुत अच्छी हो गई है। एक और कारण ये बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें 48 महाराष्ट्र से आती हैं, यानी एक बड़ा चंक लोकसभा सीटों का उस प्रदेश से आता है जहां वो लीड कर रहे हैं। तो ये सारी खूबियां उनकी गिनाई जा रही हैं। फिर वो अंग्रेज़ी, हिंदी दोनों में और मराठी तीनों भाषाओं में
अपना काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो भगवाधारी हैं, उनसे तो सभाओं में बुलवा लीजिए, लेकिन और जगह बोलने के लायक वो नहीं है। अमित शाह ज़रूर अब अच्छे वक्ता के रूप में उभर चुके हैं, उनसे मुकाबला करना देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किल होगा। तो ये देवेंद्र फडणवीस की खूबियाँ गिनाई गई, लेकिन क्या प्रधानमंत्री पद के लिए बस इन्हीं खूबियों से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? प्रधानमंत्री पद के लिए और भी बहुत सारी खूबियाँ चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो देवेंद्र फडणवीस के पास नहीं है। मसलन सबसे पहली बात तो ये है कि देवेंद्र फडणवीस की छवि राष्ट्रीय नहीं है, वो एक प्रदेश के नेता हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं। महाराष्ट्र के बाहर उनका कोई आकर्षण नहीं है, कोई ग्लैमर नहीं है, उनकी कोई डिमांड भी नहीं होती चुनाव प्रचार वगैरह में। तो वो महाराष्ट्र तक के नेता सीमित है, जबकि अमित शाह राष्ट्रीय स्तर के नेता अपने आप को अच्छे हैं, भरे हैं, बुरे हैं, इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, वो अपने आप को उस रूप में स्थापित कर चुके हैं राष्ट्रीय नेता के तौर पर। उस मामले में वो देवेंद्र फडणवीस उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अमित शाह जितने तिकड़मी हैं और जितने दंड-फंद, जितनी गंदे और अच्छे तरीके आजमाए जा सकते हैं राजनीति में, वो सब आजमाते हैं। देवेंद्र फडणवीस ये करने में सक्षम नहीं है, ये स्पष्ट है। वो करते हैं, उन्होंने बहुत सारे खेल खेले हैं महाराष्ट्र में। अगर आप महाराष्ट्र के जर्नलिस्ट के साथ आप बैठेंगे तो वो बताएंगे कि कहाँ किसको तोड़ा, किसको जोड़ा, किसको खरीदा, किसको बेचा, ये सब वो करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में और विभिन्न राज्यों के चुनाव में जो काम अमित शाह कर चुके हैं, वो देवेंद्र फडणवीस ने कभी नहीं किया है, सिवाय अपने राज्य के। तो यहाँ भी वो अमित शाह से बहुत कमज़ोर साबित होते हैं। फिर आइए, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है, उस पर किसका नियंत्रण है? डेफिनेटली मोदी शाह का नियंत्रण है। वो ही अपने लोगों को सब जगह बैठा रहे हैं। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी का चयन भी वही कर रहे हैं, वो भी उनके सपोर्ट में आएंगे। वो देवेंद्र फडणवीस का सपोर्ट क्यों करेंगे? तो वो समर्थन भी अमित शाह के पास है। फिर और लीजिए, आज की राजनीति में चाहिए थैली शाहों का समर्थन, और मोदी शाह ने अंबानी और अडानी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अगर मोदी नहीं भी रहते तो अमित शाह, चूंकि दोनों गुजरात से है, अडानी और अंबानी, तो वो अमित शाह का समर्थन ही करेंगे। वो बेशक मुंबई में बहुत सारे धनपति, धनपशु हैं, और देवेंद्र फडणवीस के उनसे भी रिश्ते होंगे, अंबानी से भी रिश्ते होंगे, अडानी से भी रिश्ते होंगे। लेकिन जब बात उनके सामने चुनने की आएगी कि फडणवीस या फिर अमित शाह, तो उनकी प्राथमिकता अमित शाह होगी। और अमित शाह का नेशनल एक्सपोजर हो चुका है, वो एक तरह से मोदी के दाहिने हाथ हैं, और जो कुछ भी सरकार में घटित हो रहा है उसके साझीदार हैं। तो वो उनकी खूबी है, ये देवेंद्र फडणवीस के पास नहीं है। तो न धन बल है, मीडिया को कंट्रोल करने में अमित शाह उस्ताद हैं, पूरा मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं। तो धन बल, मीडिया बल, ये दोनों अमित शाह के पास हैं। संगठन उनके पास है, राष्ट्रीय छवि उनके पास है, कट्टर हिंदूवादी की छवि उनके साथ है। तो बहुत सारे ऐसे प्लस पॉइंट हैं अमित शाह के साथ जो देवेंद्र फडणवीस के पास नहीं है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस को भले ही कितना ही अभी जैक लगा कर चढ़ाया जा रहा हो मीडिया के द्वारा, वो अभी उस हद तक नहीं पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं, उस समय के क्या समीकरण बनते हैं। अगर उस समय बीजेपी को मान लीजिए 2029 में 240 सीटें भी नहीं आती, 220, 210 आती हैं, उस सूरत में हो सकता है अमित शाह को लोग ना पसंद करें, बाकी जो समर्थन देने वाले हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस तब भी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उससे आगे तो शिवराज सिंह चौहान खड़े हैं, जिनकी छवि मॉडरेट है, जो उस तरह के हिंदुत्ववादी बयान नहीं देते रहे हैं। वो देवेंद्र फडणवीस से ज़्यादा समय तक मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब केंद्र में भी मंत्री हैं, तो उनका ये अनुभव भी है। तो इस लिहाज से शिवराज सिंह चौहान का अनुभव इन सब नेताओं से ज़्यादा है, अगर वो परिस्थिति बनती हो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का चांस आज मुझे कम से कम बनते नहीं दिख रहा है। वो अभी इस दौड़ में बहुत पीछे हैं और एक स्थानीय निकायों के, महानगर पालिकाओं के चुनाव के आधार पर अगर उन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है तो ये सिवाय मीडिया में चापलूसी के और कुछ नहीं हो रहा है। उनकी जो महिमा मंडन हो रहा है उसके पीछे किसी भी तरह से बीजेपी का महिमा मंडन करना है, बीजेपी की जीत का महिमा मंडन करना है, उस जीत के नायक का महिमा मंडन करना है, ये है उद्देश्य उसका। और अंदर खोखलापन है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि बेवजह देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री पद का दावेदार अमित शाह को चुनौती देने वाला बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।